Hello students, this is our last video on principles of management. इसके पहले हमने principles of management देख लिए, FIOS principles of management देख लिए. अब इस वीडियो के अंदर हम scientific management developed by F.W. टेलर के बारे में बात करेंगे. बेसिकली साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट इज एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट. इट मीन्स कि जो मैनेजमेंट है उसके हर जगह पर आप साइंस को डाल दो. साइंस कैसे होता है कि साइंस जो है प्रूवन होता है. जब हम उस एक ही सिचुएशन को कई बार ऑब्जर्व करते हैं तब हम एक फाइनल रिजल्ट पर पहुंचते हैं और वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता है. सेम यहाँ पर भी है. जो टेलर हैं उन्होंने एक ही सिचुएशन को कई बार रिपीट, एक बार, दो बार, 50 बार, 1000 बार जो है वो रिपीट कर करके देखा. जब उसका रिजल्ट सेम आया तो उन्होंने उस प्रिंसिपल को साइंटिफिकली डिक्लेयर कर दिया. ओके, सो फर्स्ट साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? दैट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. इट मीन्स क्या है कि टेलर कहते हैं कि जो भी आप जॉब परफॉर्म कर रहे हो, जो भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो भी आप कर रहे हो, ये मत मान के चलो कि जो साइंस ने बोल दिया या जो किसी और ने बोल दिया वही होना है. ठीक है, मैनेजर्स ने जो बोल दिया वही होना है. आपको सही लगता है, अगर उस सिचुएशन में आपको कुछ और चीज़ सही लगती है तो आप उसको और इफ़ेक्टिवली कर सकते हो. ठीक है, साइंटिफिक मेजरमेंट के साथ में कर सकते हो. उसके अंदर साइंस डाल दो, आप थोड़ा सा चेंज कर दो. जो सपोज करो कि जैसे हमारा प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड, इज इट? तो आपको यूनिटी ऑफ कमांड में क्या है कि आपका एक बॉस होना चाहिए. ठीक है ना? और अगर कोई दूसरा और आके काम करवाता है तो मतलब आपको सही से वर्कर्स जो हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि डिपेंड करता है कि जो जॉब परफॉर्म करी जा रही है वो मैनेजर देखे कि पास्ट एक्सपीरियंस क्या कहते हैं. ऐसा नहीं कि ये बात बोल दी गई तो वही करना है भले वो गलत हो रहा हो. मैनेजर्स उस बात को बोलने के पहले देखें कि क्या वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा. अगर वो सही नहीं हो रहा है तो आप उसको चेंज कर सकते हो. इज इट? नाउ द नेक्स्ट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. नॉर्मली क्या होता है, हर इंस्टीट्यूशन के अंदर दो ग्रुप होते हैं. एक वर्कर्स ग्रुप होता है, एक मैनेजमेंट ग्रुप होता है. और ये दोनों ग्रुप हमेशा एक दूसरे को अगेंस्ट में देखते हैं. कैसे? वर्कर्स सोचते हैं कि जो मैनेजर्स हैं वो हमको ओवरलोडेड कर रहे हैं, हमें प्रॉपरली पे नहीं कर रहे हैं, अंडर पेड कर रहे हैं, है ना? और मैनेजमेंट ग्रुप जो है वो उसको ये लगता है कि हम जितना पे कर रहे हैं वर्कर्स को, वर्कर्स उतना काम ही नहीं करते. इज इट? तो यहाँ पर उन्होंने एक वर्ड दिया है, देखिए, मेंटल रेवोल्यूशन. सो मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि मेंटल मीन्स दिमाग, रेवोल्यूशन मतलब चेंज. तो मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब है कि इन लोगों को अपने जो माइंड को चेंज करना होगा. ठीक है, किस तरीके से कि अपने एटीट्यूड को एक दूसरे की तरफ, जो इनकी जो ये आउटलुक रखते हैं उसको इन्हें चेंज करना पड़ेगा और एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में एक दूसरे के साथ में काम करना पड़ेगा. इसका मतलब क्या है कि ये एक ही डायरेक्शन में काम करें, अलग अलग डायरेक्शन में ना जाएं. इज इट? तो जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो ज़्यादा अच्छे से जो है ये कंप्लीट कर पाएंगे, उस अपने गोल को अचीव कर पाएंगे. नेक्स्ट है आपका कंपैरिजन नॉट इंडिविजुअलिज्म, सॉरी, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. इट मीन्स क्या है
ये जो है आपका हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही एक्सटेंशन है, कि इसके अंदर ये बोला गया है कि जो वर्कर्स हैं और मैनेजर्स हैं वो एक दूसरे के साथ में, कॉरपोरेशन के साथ में वर्क करें, एक दूसरे को कॉर्पोरेट करें। ऐसा जब अगर ये एक दूसरे को कॉर्पोरेट करके चलेंगे तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपरली रन कर पाएगा। अगर ये राइवलरी करते रहेंगे एक दूसरे से तो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव ही नहीं कर पाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेसफुली रन ही नहीं कर पाएगा। इज इट? अगर किसी एम्प्लॉय का सजेशन समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो उसको अपने प्लान्स में इंक्लूड करें और उसको रिवार्ड भी दें। अगर उसको ऑर्गेनाइजेशन को उसकी तरफ से कोई बेनिफिट मिलता है तो उसको रिवार्ड भी दें, ठीक है। और जो वर्कर्स हैं और जो मैनेजर्स हैं वो एक दूसरे के साथ में एज अ फैमिली, एज अ फ्रेंड बिहेवियर रखें। अगर फ्रेंड होगा तो डेफिनेटली मैं उसके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकूंगी। अगर बॉस होगा तो मैं उसके साथ में शेयर नहीं करूंगी। तो मैनेजर्स को ज़रूरत है कि वो अपने वर्कर्स के साथ में एज अ फ्रेंड जो है बिहेव करे, ताकि वो उनकी सारी प्रॉब्लम्स को समझ सके, अंडरस्टूड कर सके। इज इट? Now the last is your development of workers to their greatest efficiency and prosperity. बहुत सिंपल सा है। इसका मतलब क्या है कि जो वर्कर्स हैं उनके अंदर उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो टाइम टू टाइम उन कमियों को दूर करने के लिए मैनेजर्स को क्या करना है? अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है ताकि वो अपना पोटेंशियल पूरी तरीके से लगा सकें, अपनी एफिशिएंसी को प्रूव कर सकें। इज इट? सो यहाँ पर आपकी जो है ये 4 प्रिंसिपल्स जो हैं टेलर्स के वो कंप्लीट हुए। नाउ द नेक्स्ट इज योर साइंटिफिक टेक्निक ऑफ टेलर। अब जो टेलर थे वो थोड़ा सा स्मार्ट थे ना, स्मार्टली प्ले करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि बोले प्रिंसिपल्स तो हैं, अपने एक्सपेरिमेंट्स के साथ में जो वर्क प्लेस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे थे उनको बोला कि इसमें ना मैनेजमेंट तो है, अब हम उनको साइंटिफिकली भी हम उसको कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम थोड़ी सी टेक्निक लगा देते हैं। कैसे? कि मतलब जहाँ अगर हमें लग रहा है कि ये बहुत स्ट्रेट जा रहा है और अगर हम उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें, हम उसको थोड़ा सा टर्न कर दें, तो हो सकता है इस चीज़ में हमें ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए। तो उन्होंने वो थोड़ा सा टर्न उसके अंदर कर दिया। तो क्या है? पहला आपका है कि फंक्शनल फोरमैनशिप। ठीक है, जब हम काम शुरू करते हैं तो काम करते समय स्टार्टिंग में तो हमें बहुत मज़ा आता है काम करने में, लेकिन धीरे धीरे करके जब काम बढ़ने लगता है तो हमें वो दिक्कत देने लगता है, हमें ओवरबर्डन लगता है। तो उसके लिए टेलर्स जो हैं उन्होंने ये कहा कि जो आपके जो वर्क है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए। पहला जो है वो प्लानिंग इंचार्ज कर दिया जाए और दूसरा जो है वो प्रोडक्शन इंचार्ज कर दिया जाए। मतलब एक जो है वो प्लानिंग के लिए होगा और एक जो मैनेजर जो वर्क है उस वो प्रोडक्शन के लिए होगा। सो पहले आपके इसमें देख लें, प्लानिंग इंचार्ज के अंदर कौन कौन आएंगे? रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरियन। ठीक है, अब फर्स्ट हम बात करते हैं रूट क्लर्क की। तो सिंपल सा है, रूट क्लर्क का क्या काम है? रूट मतलब रास्ता दिखाना। तो जो पहला जो बंदा होगा, जो वर्कर होगा, वो क्या करेगा? वो हमें रूट बताएगा कि हमें क्या काम करना है। ठीक है, हमें कैसे कैसे कहाँ कहाँ किस तरीके से काम करना है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क के अंदर क्या आ जाएगा कि वो हमें इंस्ट्रक्ट करेगा कि इस रास्ते पर या इस पाथ पर किस तरीके से चलना है। इज इट? नाउ द नेक्स्ट इज योर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये हमें बताएगा कि कितने टाइम में वो काम होना है और कितने अप्रॉक्सीमेट खर्चे पर, एक्सपेंडिचर पे ये काम होना है।
डिसिप्लिनरियन ये क्या बताएगा कि किस तरीके से डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। तो ये आपका प्लानिंग इंचार्ज के अंदर ये चारों चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो 4 लोग हमने अपॉइंट कर दिए और ये चारों लोग अपना अपना इस तरीके से काम करेंगे। दूसरा है हमारा दैट इज प्रोडक्शन इंचार्ज। अब प्रोडक्शन इंचार्ज में फर्स्ट जो है वो क्या काम होगा, गैंग बॉस। गैंग बॉस का मतलब सबको पता है, एक गैंग है और उसका बॉस है। तो यहाँ पर एक जो जितने भी वर्कर्स हैं एक उसके ऊपर एक बॉस बना दिया और उसके सबको ऑब्जर्व करने का काम है कि भाई काम ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा, छोटा मोटा जो भी है वो काम इसको देखना है, ऑब्जर्वेशन का काम है। स्पीड बॉस क्या करेगा, वो देखेगा कि जो हमने प्लान किया है उस स्पीड से काम हो रहा है या नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं है कि हमने जो डिसाइड किया है उसके अगेंस्ट में या बहुत स्पीड में जा रहा है या बहुत स्लो काम जा रहा है। तो स्पीड बॉस ये देखेगा कि काम प्रॉपर टाइम टू टाइम हो रहा है या नहीं हो रहा। रिपेयर बॉस क्या करेगा, मशीन में कुछ भी खराबी हुई, कुछ भी गड़बड़ हुई, कब ऑयल चाहिए, कब रिप्लेसमेंट चाहिए, वो सारी चीज़ें ये रिपेयर बॉस देखेगा। इज इट ना। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर का क्या काम होता है, इंस्पेक्ट करना, है ना। तो ये सब चीज़ों को, ये जो यहाँ पर जो प्रोडक्शन में जो काम चल रहा है उसको इंस्पेक्ट करेगा कि सारी चीज़ें सही साथ चल रही हैं या नहीं चल रही। ओके, सो यहाँ पर ये हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप हो गया, जिसके अंदर जो टेलर है उन्होंने पूरे डिपार्टमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीकेशन ऑफ वर्क। सीधी सी बात है, आज की दुनिया में सब स्टैंडर्ड चीज़ों को देख रहे हैं, है ना। स्टैंडर्ड का मतलब एक रेपुटेशन होना, एक इमेज होना, एक क्वालिटी मेंटेन करना। इज इट। इसका मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्डाइजेशन, कि हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करें, हम उसका इम्प्रूव करें क्वालिटी को। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, इसका क्या मतलब हुआ कि अपने काम को आसान कर लेना। स्टैंडर्डाइजेशन का क्या बेनिफिट है, देखिए अगर सपोज मान लीजिए कि मैं जो पहले एक फ्रूट जूस जो है वो एक कंपनी है जो फ्रूट जूस सप्लाई करती है मार्केट के अंदर, और वो तकरीबन जो है वो 300 फ्रूट जूसेस जो है वो सप्लाई करती है मार्केट में। 300 वैरायटीज़ के फ्रूट जूस बनाने के बाद भी उसको मार्केट में उतनी सक्सेस नहीं हो पा रहा। वो उसने क्या किया, उसने 300 की जगह अब 40 जूसेस बनाने शुरू कर दिए। जब 40 जूसेस बनाए तो उसने उसमें क्वालिटी मेंटेन करी, उसने उसकी पैकेजिंग मेंटेन करी, उसने बहुत सारी चीज़ों को जो है वो रिप्लेस कर दिया। जब रिप्लेस किया तो कुछ ही टाइम में उसके फ्रूट जूसेस जितने 300 सेल नहीं हो पाते थे उससे कहीं ज़्यादा जो है वो 40 जूसेस की सप्लाई होने लगी। इसका रीज़न क्या था, क्योंकि उसने उस 40 जूसेस की क्वालिटी को मेंटेन किया, उसने अपने फ्रूट जूसेस को स्टैंडर्डाइज किया। लोग अब उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगे कि हाँ इस कंपनी का अगर फ्रूट जूस आएगा तो ये हमारे लिए अच्छा होगा, टेस्ट में भी और क्वालिटी में भी। यहाँ पर उसने क्वांटिटी नहीं देखी, उसने क्वालिटी जो है वो स्टैंडर्डाइज करी। ठीक है, अब दूसरा है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में क्या है कि भैया एक जगह से सपोज कर लो कि मुझे मेरा एक डेली का एक काम है कि जब काम होगा तो मैं इस बॉक्स को उठा के वहाँ से दूसरी जगह पे रखूँगा। ठीक है, अब डेली का मेरा वही काम है, उसको दिन में 50 बार उठाना है और 50 बार रखना है, और कोई काम नहीं, उस बॉक्स को सिर्फ इधर से उधर शिफ्ट करना है। क्या हो रहा है, बिना बात के टाइम वेस्ट हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो बेहतर ये है कि उस बॉक्स को मैं साइड में खिसका दूं ताकि मेरा पाथ जो है वो इजी हो जाए,
आने जाने का रास्ता मुझे इजीली मिल जाए। इसका क्या मतलब हुआ कि जो काम की चीज़ें नहीं हैं उनको साइड में कर दो, ताकि हमारा काम जो है वो इजीली हो जाए। जो यूजलेस चीज़ें हैं उनको हम साइड में रख दें, ताकि हम अपनी काम को इजीली कर पाए। इज इट? नाउ दूसरा है आपका फैटिंग स्टडी। फैटिंग स्टडी का क्या मतलब है कि ये जो है आपके कितने टाइम का जो भी पर्सन परफॉर्म कर रहा है, और हर कोई व्यक्ति एक लंबे समय तक जब काम करता है तो उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये फटीग स्टडी आपको ये बताती है कि आपको कितने जो है कितना टाइम का रेस्ट देना है। ठीक है, अगर आप शॉर्ट रेस्ट दोगे तो हो सकता है कि वो दोबारा से एनर्जेटिक ना हो पाए काम करने के लिए। ठीक है, वो काम करने की स्थिति में ही ना हो। और अगर आपने बहुत लंबा टाइम दे दिया रेस्ट करने का, तो ऐसा ना हो कि वो लेज़ी हो जाए, वो काम दोबारा से मतलब वर्क करने की पोजीशन में ना हो। तो इस तरीके से जो इंटरवल्स को डिवाइड करना कि वो प्रॉपरली वर्क करने में एफिशिएंसी ला सकें। ठीक है, तो उसके लिए फर्स्ट जो है वो फर्स्ट जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि कितनी देर में जो है रेस्ट इंटरवल होना चाहिए। ठीक है, 30 मिनट्स के बाद होना चाहिए, 1 घंटे के बाद होना चाहिए, 1.5 घंटे के बाद होना चाहिए। मतलब फ्रीक्वेंसीज डिसाइड करना कि हमें कितनी देर में वर्कर को रेस्ट देना है। इज इट? सेकेंड है आपका ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल। ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम का होना चाहिए, 5 मिनट्स का होना चाहिए, 10 मिनट्स का होना चाहिए, 15 मिनट्स का होना चाहिए। दैट इज द ड्यूरेशन। कि हर घंटे में 10 मिनट का होना चाहिए कि 5 मिनट का इंटरवल होना चाहिए। दैट इज द ड्यूरेशन। और थर्ड है आपका द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स। नंबर मतलब कितने होने चाहिए, है ना। पूरे अगर सपोज मान लो कि 10 आवर्स हम वर्क कर रहे हैं, तो वर्कर्स को उन 10 आवर्स में कितने बार रेस्ट इंटरवल होना चाहिए। 2 बार का होना चाहिए, 3 बार का होना चाहिए, ठीक है, या 5 बार का होना चाहिए। तो आपको ये डिसाइड, फैटिंग स्टडी ये डिसाइड करती है कि हर घंटे में या हर 2 घंटे में कितने ड्यूरेशन का और कितनी बार, कितने नंबर्स में कितनी बार रेस्ट इंटरवल्स होने चाहिए, ताकि जो वर्कर्स हैं वो प्रॉपरली स्मॉल स्मॉल ब्रेक्स के साथ में प्रॉपरली काम कर सकें, रेस्ट के साथ में प्रॉपरली काम कर सकें। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर मेथड स्टडी। मेथड स्टडी के अंदर जो है आपको ये देखना है कि जो ऑल्टरनेटिव मेथड्स हैं आपके पास में, उनमें से बेस्ट आपको कौन सा मेथड लग रहा है। इज इट? ताकि आप उसका आउटपुट जो है वो प्रॉपरली उस मेथड को, उसके साथ में आप अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सको। कैसे? अगर आपको स्कूल जाना है, ठीक है, आपके पास में 3 चॉइस हैं। पैदल जाना है, बस से जाना है, साइकिल से जाना है। ठीक है, अगर अब मेरी चॉइस है कि मैं इन तीनों में से किसको चूज़ करूं। मेरे पास टाइम है तो मैं पैदल चले जाऊंगी। मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं बस से चली जाऊंगी। अगर मेरे पास टाइम भी है और पैसे नहीं है तो मैं क्या करूं, मैं साइकिल से चली जाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इन मेथड के अंदर आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा मेथड जो है वो आपके जॉब के लिए, आपके प्रोडक्शन के लिए मिनिमम और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज दे सकता है। ठीक है, नाउ टाइम स्टडी।
टाइम स्टडी में जो है सिंपल सी चीज़ है कि एक टाइम स्टैंडर्ड टाइम जो है वो आपके जॉब के लिए कितना क्या होना चाहिए वो डिसाइड करता है। ठीक है, जो भी आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हो, उसके ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, आपका कितना टाइम आपको टारगेट को कंप्लीट करने के लिए वर्कर्स को चाहिए, वो इस टाइम स्टडी के अंदर स्टडी किया जाता है और वो डिसाइड किया जाता है। ठीक है, नाउ मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में क्या है, जो आपके वर्कर्स के मूवमेंट हैं, ठीक है, वो किस तरीके के हैं, वो जॉब को परफॉर्म करने के लिए किस तरीके के मूवमेंट्स दे रहा है। ऐसा तो नहीं है कि जो प्रोडक्शन के अंदर उसके जो मूवमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिव हो रहे हों। ठीक है, तो प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव में डिफ्रेंशिएट होना है कि आपको कौन सा ज़्यादा काम करना है। दूसरा, अगर अनप्रोडक्टिव ज़्यादा हो रहे हैं तो उनको हटा देना है। ठीक है, ताकि बहुत ज़्यादा वेस्ट ना हो, टाइम का बहुत ज़्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है कि जो आपके इक्विपमेंट्स हैं या टूल्स हैं वो आपके प्रॉपरली जो है वर्कर्स को पता हो कि किस तरीके कहाँ रखे हुए हैं, सही टाइम पर हों, सही जगह पर मिलें, ताकि उनका टाइम वेस्टेज ना हो सके। ठीक है, सो ये आपके नेक्स्ट है आपका वर्क स्टडी। सिंपल सी चीज़ है, इसमें आपके वर्क स्टडी में क्या क्या है, जो भी आपके पहले जो स्टडीज़ हैं, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी एंड फैटिग स्टडी, इन सब को मिला के आपका जो है वो वर्क स्टडी होता है। और उसके ऊपर जो है प्रोडक्शन का जो है कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट क्या मिल सकेगा, ये डिसाइड किया जाता है। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, इसका क्या है, इसके अंदर जो टेलर हैं वो ये कहते हैं कि जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी के ऊपर वेजेस डिसाइड होने चाहिए, सैलरी डिसाइड होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि सपोज मान लो कि हमने ये वर्कर्स को बता दिया कि भाई अगर आप 100 यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो आपको जो है इतना अमाउंट मिलेगा। दूसरा ये बताया कि अगर आप 80 करोगे तो आपको पूरी सैलरी नहीं मिलेगी, आपको उसमें से इतना % कम होके मिलेगा। इज इट? फिर ये भी बता दिया कि अगर आप 120 का प्रोडक्शन करते हो, 120 यूनिट्स का प्रोडक्शन करते हो, तो आपको जितनी सैलरी है उससे प्लस होके मिलेगा। तो वर्कर्स के या एम्प्लॉयज़ के दिमाग में ये चीज़ रहेगी ये कि अगर वो लेस प्रोडक्शन करेंगे तो उनको पूरी सैलरी नहीं मिलेगी, और अगर वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो उनको बेनिफिट मिलेगा। तो ऑब्वियसली इससे ऑर्गेनाइजेशन का भी बेनिफिट होगा और वर्कर्स का इंडिविजुअल बेनिफिट भी होगा अगर वो ज़्यादा प्रोडक्शन या यूनिट्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो है वेज सिस्टम जो है वो डिसाइडेड होना चाहिए, प्रॉपर डिसाइडेड होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए वर्कर्स को कि अगर वो इस तरीके का काम करेंगे तो उनको किस किस चीज़ में ज़्यादा बेनिफिट है। नाउ मेंटल रेवोल्यूशन। ठीक है, मेंटल रेवोल्यूशन हमने अभी थोड़ी देर पहले ही आगे पढ़ा था कि मेंटल रेवोल्यूशन होना चाहिए कि मतलब जो वर्कर्स हैं और मैनेजमेंट है उनके बीच में उनको अपने बिहेवियर को चेंज करना है और एज अ फैमिली वर्क करना है इंस्टीट्यूशन के अंदर। वो डाइवर्टेड ना हो उनका पाथ, एक ही पाथ पर काम करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में हेल्प मिल सके और दोनों पीसफुली वर्क कर सकें। इज इट? इसके बाद में आपके बुक में जो है वो डिफरेंस दिए हुए हैं और कंपैरिजंस दिए हुए हैं, तो आप
वो खुद से स्टडी करेंगे. सो इट्स ऑल अबाउट टुडे. अब नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे और आपका यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है. इट्स ओवर. बाय.